ये जो सेकंड टेस्ट लिया है क्लास में 12th क्लास का, उस सेकंड टेस्ट की पीडीएफ के क्वेश्चंस हैं। तो ये देखो, पहले मैं ये क्वेश्चन तो आता होगा सबको, क्लास में भी करा है, इसको भी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और फिर इसके पीछे जो कंसेप्ट हैं, बहुत सारे डेरिवेशन है, छोटे छोटे बड़े बड़े, फिर वो भी समझेंगे क्योंकि वो भी पेपर में आते हैं। तो पहले इसे समझो। तो क्या कहा गया है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी, ये दिख रहा है हमको, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फिर कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में 4 एम्पियर करंट जा रहा है। अब प्रोटोन पी ट्रैवल, एक पी प्रोटोन है इसके बगल में, ये ट्रैवल कर रहा है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पैरेलल टू वायर 0.2, और ये पैरेलली मतलब वायर जैसे है उसके पैरेलली ही ये मूव कर रहा है, और डिस्टेंस इसकी है वायर से इस प्रोटोन की 0.2 मीटर। तो बोला गया है कैलकुलेट द फोर्स विद विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एग्जैक्ट ऑन द प्रोटोन। तो हमें पता है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड बनती है कोसेंट्रिक सर्कल्स में। तो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगी तो इस पी पॉइंट पे जो चार्ज है यहाँ पे से भी वो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी। और हमें पता है कि अगर चार्ज मूव करता है तो करंट जनरेट होता है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट उसके अपोजिट होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब करंट जनरेट होगा इस चार्ज के मोशन से। और अगर कहीं पे करंट जनरेट होता है तो ऑस्टेंट बताता है करंट अगर कहीं पे होगा किसी वायर में या किसी चार्ज के थ्रू तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इस वायर में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इस चार्ज के मूव करने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड जो हैं जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी तो कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा। तो यही बोला गया है कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एग्जर्ट ऑन द प्रोटोन। तो करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है प्रोटोन पे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उससे उस पर कितना फोर्स लगेगा। समझ गए बात को। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पे फोर्स का फॉर्मूला है, यदि कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उसका फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसके लिए हमें Q प्रोटोन का चार्ज पता है 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी इसमें गिवन है। ठीक है। अब हमें कुल निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड जो ये वायर है ना जिसमें 4 एम्पियर करंट बह रहा है, तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल सबको याद होना चाहिए। अब इसमें करते क्या है, जो सीधा जो हमारा हाथ है, सीधे हाथ से हम इसको वायर को ऐसे पकड़ सकते हैं, है ना। और इसे पकड़ के जो अंगूठा है, अंगूठे की डायरेक्शन होगी जहाँ करंट की डायरेक्शन है। तो करंट जो अपवर्ड है तो अंगूठा भी ऊपर रखना है। तो उंगलियां जहाँ पे घूमेंगी, देखो उंगलियां जहाँ पे घूमेंगी वो उंगलियों की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्लास में किया हुआ है, सबको आ रहा होगा। तो इस वायर के राइट साइड में उंगलियां अंदर की तरफ, और अगर लेफ्ट साइड में देखो तो उंगलियां बाहर की तरफ। तो बाहर जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसे डॉट से दिखाते हैं, और अंदर जहाँ क्रॉस से। तो इसका मतलब इस वायर में जो करंट फ्लो होगा उस करंट के फ्लो का कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जहाँ पे प्रोटोन है इनवर्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कैसी, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या इनसाइड। और यहाँ पे ही प्रोटोन है, प्रोटोन का मोशन ये है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और प्रोटोन का मोशन, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो F = QVB sin 90, sin 90 होता है 1, तो F = QVB हो जाएगा, QVB। अब हमें Q पता है, हमें V पता है, हमें B नहीं पता। B कौन जनरेट करेगा, ये करंट कैरिंग वायर करेगा। तो एक डेरिवेशन और है जो ये इन सवालों में हो लग रहे हैं ना, इन सबके डेरिवेशन भी मैं करवाऊंगा। तो एक डेरिवेशन होता है कि इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के अराउंड उसके परपेंडिकुलर अगर हमें कोई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है B = μ0I/2πr। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में F = जो QVB आया है यहाँ पे Q × V और B की जगह रख दूंगा μ0I/2πr। और I कौन सा होगा, जो वायर में करंट बह रहा है तो वो I है। तो Q की वैल्यू भी पता है, V की भी पता है, μ0
पता होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁷ इंटू 4 पाई। तो म्यू नॉट भी पता चल गया। 2 पाई कॉन्स्टेंट है। आर वो वायर से कितनी डिस्टेंस पे है प्रोटॉन, तो आर दे रखा है 0.2। तो आर भी हमको पता है, आर भी पता है। आई भी हमें पता है कि 4 एम्पेयर करंट बह रहा है। तो सभी वैल्यू हमें जब पता है तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और रखने के बाद जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो इसे सॉल्व कर लेना। आंसर मैं बता रहा हूँ 25.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट होता है तो इसको मुझे कमेंट में, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ट्यूशन में आके तो पूछ ही लेंगे, लेकिन इसको देखने के बाद खुद से सॉल्व भी करना है। ठीक है, ओके। अब इसी के बाद जो अभी क्वेश्चन हमने किया है, जो फॉर्मूला था F=QVB sin थीटा, उसी को ड्राइव करते हैं। और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो PYQ में है, वो इसको मैं आगे बताऊंगा। तो इसको ना लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स, क्योंकि लॉरेंज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये समझा था, ये ड्राइव किया था कि कितना फोर्स लग रहा है, तो उनके नाम पे लॉरेंज फोर्स भी है। अब इसमें जो बताया गया है, पहले इसके लिए डायग्राम बना के देखते हैं। देखो, ये एक्स एक्सिस बना दी मैंने, ये वाई एक्सिस बना दी, और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस है आउटसाइड दी स्क्रीन। तो मोबाइल पे देख रहे हो तो स्क्रीन से बाहर जो आ रही है, सबको पता है वो, या पेपर पे बनाओगे तो आउटसाइड दी पेपर। और यहाँ पे एक चार्ज है जो कि मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज, और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी में आगे मूव कर रहा है। और कौन से प्लेन में? ये प्लेन है एक्स जेड, ये एक्स है और ये जेड है। ठीक है, तो एक्स और जेड जो प्लेन बनेगा, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, ये अगर जेड है तो ये भी जेड है। तो एक्स जेड प्लेन में ये मूव कर रहा है कौन? चार्ज। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा फॉर्मूला कैसे बना। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया इन साइंटिस्टों के द्वारा, और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। तो ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ये चार्ज की वैल्यू, ज़्यादा चार्ज को मूव करा रहे हैं तो उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन क्यू के। इसका कारण क्या है? क्योंकि फॉर्मूला होता है I=, या फिर हमने याद किया हुआ है Q=IT। तो I= क्या हो जाएगा? I= हो जाएगा Q/T। तो अगर चार्ज मूव करेगा तो उसके मूव करने से करंट जनरेट होता है। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतना करंट ज़्यादा होगा। और अगर करंट ज़्यादा होगा तो करंट के कारण, कोई भी चार्ज मूव करता है तो करंट जनरेट होता है, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी अगर करंट ज़्यादा है। और यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को भी एज्यूम करना है कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट जनरेट होगा, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स लगेगा। तो पहला जो हो गया हमारा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q। ठीक है, दूसरा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू B। B क्या है? B है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो उस चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी। जैसे मानो कि दो चुंबक है हमारे पास। अब ये दोनों जो मैग्नेट है, अगर मैं एक मैग्नेट बहुत बड़ी ले लूँ तो इस मैग्नेट के द्वारा अब इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो दूसरी बात हमें पता चली कि फोर्स जो होगा, जो लग रहा होगा मूविंग चार्ज पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के भी होगा। तो दूसरी बात भी ये क्लियर हुई। तीसरी बात क्या है? जो फोर्स होगा ना वो वेलोसिटी पे भी करेगा, लेकिन ये वेलोसिटी किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो कॉम्पोनेंट रिजोल्व करने आते ही हैं, जिसके साथ थीटा होगा तो ये हो जाएगा V cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा V sin थीटा। और एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी एक्सटर्नल, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को मूव कराया, जैसे मानो इधर मूव किया V वेलोसिटी से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी, इनके बीच में एंगल कितना है? 0। तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, मतलब वो जो चार्ज है वो सीधा चला गया स्ट्रेट लाइन पे, उस पर फोर्स ही नहीं लगा। फिर इसके बाद दूसरी बारी क्या किया कि अब इसी पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करवाया। तब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। तब भी देखा गया कि कोई भी फोर्स नहीं लगा। फिर क्या किया गया तीसरी कंडीशन में कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है
अब इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को परपेंडिकुलरली मूव कराया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड में और चार्ज मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो कैसी बन रही है, परपेंडिकुलर मूव कराया, तो फोर्स सबसे ज़्यादा लगा, मैक्सिमम फोर्स लगा। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल था 90 तो फोर्स मैक्सिमम लगा। तो ये पता चला कि ऐसा कौन सा फंक्शन हम लें ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें 0 पे वो 0 होगा, 180 पे भी 0 होगा और 90 पे मैक्सिमम होगा। तो पता चला कि जो साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा ही इसको फॉलो करता है। साइन थीटा 0 पे 0 होता है, साइन थीटा 180 पे भी 0 होता है और साइन थीटा 90 पे मैक्सिमम होता है। तो इसलिए फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जो वेलोसिटी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसके। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन v साइन थीटा। क्या समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी इक्वेशन। अगर तीनों को साथ में हम लिखें तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा q v b साइन थीटा, ठीक है। इसी ऑर्डर में लिखना है, इसी ऑर्डर में लिखना है, v पहले लिखना है, b बाद में। तो f इजिकल टू q, यहाँ से v फिर b और फिर साइन थीटा, f इजिकल टू क्यू बी साइन थीटा, ये हो गया। और इससे तो मैग्नीट्यूड आएगा और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएं, इक्वल टू लगाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 होता है, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं क्या करूं कि इससे तो मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन कैसे निकलेगी, एफ वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्यू वी क्रॉस बी। तो ऑर्डर यही लेना है भाई, बी क्रॉस वी नहीं करना वरना डायरेक्शन नहीं आएगी। तो वी क्रॉस बी से हम फोर्स की डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। अब इस बात को समझें, अगर मानो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कोई ऑब्जेक्ट चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव, अभी पॉजिटिव ले रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो क्या करते हैं कि जो राइट हैंड है उसको बिल्कुल सीधा खोलेंगे और वी की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, वी की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, हथेली पूरी खोल के वी की डायरेक्शन में, और बी जो है वी क्रॉस बी है ना, तो वी की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे और बी की तरफ मूव करेंगे। तो इसको जब मैं मूव करूँगा वी की डायरेक्शन में हाफ करके, मैं इधर की तरफ मूव करूँगा ऐसे, तो अंगूठा जहाँ पे होगा हमारा वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, अंगूठा जहाँ पे होगा वो होगा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो ये वी क्रॉस बी से हम फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हाथ रखना है, जैसे ये देखो थोड़ा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको मूव करना है किस डायरेक्शन में, इधर। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से ऐसे इधर करूँगा तो अभी तुम करके देखना, तो अंगूठा तुम्हारा स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा, है ना, अंगूठा स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो आउटवर्ड लग रहा है, बाहर की तरफ। तो ये हो गया पहला डेरिवेशन, ये याद रखेंगे। अब देखो इसी के आगे अगर हम देखें एक चीज़, एक तो हम यहाँ से एक टेस्ला की डेफिनेशन जो आती है 1 नंबर में पेपरों में वो निकाल सकते हैं, और दूसरा अगर ये चार्ज जो है नेगेटिव होता तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। देखना, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इसमें फॉर्मूले रखता क्यू जो हो जाता वो माइनस ई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा मानो, और वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आती ना, उसके पहले माइनस साइन आ गया इलेक्ट्रॉन कारण, तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में, और नेगेटिव होगा तो वी क्रॉस बी से जो आ रहा होगा, ये राइट हैंड से जो करके दिखाया, उसकी अपोजिट डायरेक्शन। जैसे एक बार देख लेते हैं फटाफट, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस बारी इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से। तो क्या बताया कि जो जहाँ पे वेलोसिटी है वहाँ पे हम सीधे हाथ की हथेली को रखेंगे और उसको हम मोड़ेंगे किस तरफ से, उसको हम मोड़ेंगे, ये होगा इधर अंगूठा ना, तो उसको हम मोड़ेंगे बी की तरफ, वी की तरफ हम हथेली को रखेंगे, और हथेली को हम बंद नहीं करेंगे, खुली हुई रखेंगे हथेली, और खुली हुई हथेली हम बी की तरफ मोड़ेंगे, तो अंगूठा आ जाएगा आउटवर्ड। तो अंगूठा कहाँ आ गया, आउटवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन था तो वी क्रॉस बी से अंगूठा आउटवर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो भी वी क्रॉस बी से आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, मतलब इनवर्ड होगा। एक बात ये बतानी थी, और एक बात ये बतानी है कि अगर 1 टेस्ला की डेफिनेशन पूछेगा तो कैसे करेंगे। देखो फॉर्मूला था एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। हम इसमें जो चार्ज है वो ले रहे हैं 1 कूलम, और उसको 1 मीटर पर सेकंड
से मूव कर रहे हैं, और साइन थीटा भी आना चाहिए 1, मतलब थीटा क्या होना चाहिए 90, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज के बीच में एंगल 90 होगा। तो ये सब करने के बाद अगर फोर्स हमारा 1 न्यूटन मिल रहा हो तब जाके मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 1 टेस्ला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम 1 टेस्ला की डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर हम 1 कूलाम चार्ज को 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कराएं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, तब जाके जो फोर्स लगेगा अगर वो 1 न्यूटन फोर्स लगता है उस चार्ज पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो 1 टेस्ला होगी। ठीक है, समझ गए? तो ये होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट डेरिवेशन है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अभी तो हम चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा। अब अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब उसमें चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है उसमें, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। तो वो कितना लगेगा वो छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं। तो पहले मैं एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस में एक मैं वायर ले रहा हूँ जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं इसकी स्मॉल एल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो ऐसे हो रहा है इनसाइड। ठीक है, अब ये जेड एक्सिस समझ रहे हो ना, ये इस पॉइंट से आउटवर्ड है बाहर की तरफ। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो कंडक्टर में चार्ज ही मूव कर रहे हैं, तो चार्ज के मूव करने से अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हमने देख ली जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो चार्ज के मोशन से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगता है जो कि लॉरेंज फोर्स से निकाल लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे तो कंडक्टर में हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों पे कितना चार्ज है, या पहले हम ये जाने कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस कंडक्टर में, तो वो तब जाके टोटल चार्ज निकल पाएगा। तो पहले मैं मानूंगा, लेट करूँगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू, मैंने n मान लिया। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मैं वायर लेता तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, n है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, कैसे निकलता कैसे है, कैपिटल N/V। जैसे समझो किसी कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन है और उसका जो वॉल्यूम है पूरे कंडक्टर का वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 0 से 0 ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रत्येक 1 सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन है, वही n होता है। तो ये कैपिटल N क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इसी से मैं क्या कर सकता हूँ, n = n/v कर लूँ। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर वो n है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। अब ये v फॉर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो वॉल्यूम जो सिलेंडर का था वो πr² था, और πr² क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो इसको मैं πr² की जगह a/h कर सकता हूँ। और जब ये वायर जो है अगर ये सीधा खड़ा होता तो ये हाइट होती इसकी, और अगर लेटा हुआ है तो वही क्या है, इसकी हाइट को ही हम लेंथ कह रहे हैं। तो जहाँ पे h है वहाँ पे मैं l भी लिख सकता हूँ, तो a/l। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n और वॉल्यूम की जगह a/l। समझ में आ रहा है ना, ये हमने किया हुआ है क्लास में, लेकिन अभी जो आगे के डेरिवेशन करेंगे तो उनमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसे भी कर रहे हैं। तो n = NaL ये हो गया। ठीक है, तो ये तो आए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, लेकिन हमें तो F = QVB में Q की वैल्यू पे रखना है। तो Q कैसे पता चलेगा, अब ये समझो कि जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -e है। टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन तो ये है, तो चार्ज ऑन NaL इलेक्ट्रॉन, तो इन पर हो जाएगा -e की मल्टीप्लाई आएगी NaL। तो टोटल चार्ज हमें पता चल गया, उसे मैं Q लिख रहा हूँ, जो कि उस कंडक्टर में है वो है -e NaL। अब फॉर्मूला था F = QVB sin थीटा, तो मैं टोटल चार्ज ही निकाल रहा था जो कि मेरे पास आ गया -e NaL, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा VB sin थीटा।
अच्छा, पिछली जो वीडियो में हमने एक वी समझा है। वी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब भी कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स लगता है, और कंडक्टर में जो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की वो वी है। तो यहाँ पे वी की जगह मैं वी लूँगा। ठीक है, एक फॉर्मूला पिछली वीडियो में किया हुआ है हमने, I = -NEAVD। तो अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो NEAVD जहाँ लिखा होगा उसकी जगह I लिख सकता हूँ। तो देखो माइनस ये है, E आ गया, N आ गया, NEAVD। तो इन सब की जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन का फॉर्मूला है वो रख सकता हूँ। तो F = इन सब की जगह पे जिनको मैंने सर्कल में बन किया है उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ I। तो बच गया क्या? एक बच गया L और एक बच गया F = ILB sin थीटा। F = ILB sin थीटा, ये आ गया फॉर्मूला किसका? जब किसी वायर में करंट बहेगा तो उस पर भी फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा? इस फॉर्मूले से। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो I बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा, लेंथ को हम एज ए वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करेंगे तो L क्रॉस B। ठीक है, L क्रॉस B। तो ये हो गया। अब इसको कैसे हम निकालेंगे? इसको भी हम L जो है, L की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे सीधा हथेली, और B की तरफ घुमाएंगे बिना हथेली को बंद किए हुए। जिस डायरेक्शन में अंगूठा होगा फोर्स की डायरेक्शन होगी। या फिर इसको हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है? हमारे यहाँ जो थंब है और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, थंब को हम ऐसे याद कर सकते हैं फादर, और जो इंडेक्स फिंगर है इसे मदर, और जो मिडल फिंगर है इसे चाइल्ड। फादर मतलब F फोर्स, मदर मतलब M मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब C करंट। तो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि हमें थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखना है जैसे ये है। और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को रखना है। फिर उसके बाद करंट जिस डायरेक्शन में वायर में मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन में मिडल फिंगर को एडजस्ट करना है। तो अंगूठा बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। क्लास में हमने किया हुआ है, तो इसको वही ये बता रहा है। मतलब L क्रॉस B भी लगा सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, जिससे हम फोर्स कंडक्टर में किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इस पे ये क्वेश्चंस हैं, देखना भाई, इसे कर लेना। नहीं आएंगे तो मैंने सॉल्व कराऊंगा। और जो मैंने अभी टेस्ट 5 भेजा है उसमें भी हैं ये क्वेश्चंस, तो तभी मैंने टेस्ट 5 भेजा है। अब तुम अगर ये वीडियो तुमने देख लिए तो टेस्ट 5 के क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे तो अब इसको करके देखो। फिर हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कल पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ, उसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है बारी इसकी। अब नेक्स्ट है बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या बताता है? वो भी वही बताएगा जो एम्पियर सर्किटल लॉ बता रहा है। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ तब लगाते हैं जब कोई वायर को सोलेनॉइड बना दिया या थिक वायर है तो उसके अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और नॉर्मल वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए बायो-सैवर्ट लॉ। तो ये मैंने एक वायर बना दिया। अब इस वायर में हम समझ रहे हैं कि I करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहला क्या काम करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ लगाने के लिए? उस वायर में छोटा सा एक पार्ट लेंगे जिसमें करंट बहेगा, और उसको कहेंगे हम करंट एलिमेंट। क्या कहेंगे? करंट एलिमेंट। और जो कल वो किया था हमने एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें हमने जो एम्पियर लूप था उस लूप का छोटा सा पार्ट लिया, तो वो लेंथ एलिमेंट था, ये करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो छोटा सा भाग लिया जिसमें करंट बह रहा है, इसे करंट एलिमेंट कह रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो क्या करते हैं, करंट एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हैं, और जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। R क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? पोजीशन वेक्टर बताता है कि करंट एलिमेंट के सेंटर से जिस पोजीशन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उसकी डिस्टेंस बताएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक हो गया बात? तो करंट एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, और पोजीशन वेक्टर और करंट की डायरेक्शन बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें भी बायो-सैवर्ट के द्वारा। तो एक्सपेरिमेंट ने देखा तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, अब ये छोटा सा करंट एलिमेंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, उसे dB से कह रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रही थी करंट जो बह रहा है उसके मैग्नीट्यूड पे। यदि ज़्यादा करंट फ्लो करवाते वायर में तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी।
तो पहली चीज़ पता चली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। दूसरी चीज़ पता चली कि अगर उन्होंने करंट एलिमेंट ज़्यादा ले लिया बड़ा, जैसे इससे मान लो यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा करंट एलिमेंट ले लिया, तो उस बड़े करंट एलिमेंट के कारण वहाँ पी पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज़्यादा बनी। तो डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट एलिमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये देखी कि जैसे जैसे इस पॉइंट को दूर लेते गए और दूर लेके गए तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड घट गई। और ये ध्यान रखना, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है जो कूलॉम्स लॉ भी करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और फिर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये जो पी पॉइंट था ना, इस पी पॉइंट को इधर ले गए, मान लो इस तरफ ले गए, इसी लाइन पे जहाँ पे वायर है उसी लाइन के अलॉन्ग पी पॉइंट को लेके गए, तो ये जब ऐसे लेके जाएंगे तो एंगल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब एंगल थीटा जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे देखी वो भी जीरो हो गई। या पी पॉइंट को इधर लेके गए, तो अब देखो जो एंगल हमें लेना है वो एंगल हमें लेना है जो करंट एलिमेंट है ना, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वो होगी जो करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच का होता है एंगल। तो करंट ऊपर और पोजीशन, जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो पोजीशन वेक्टर इधर आ जाएगा। तो करंट ऊपर और पोजीशन वेक्टर नीचे, तो थीटा क्या हो गया 180। तब भी देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही थी, जीरो। तो पहले केस में भी ऐसा हुआ, दूसरे केस में भी। फिर तीसरा केस उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अब परपेंडिकुलर ही रखा यहाँ पे, उस करंट एलिमेंट से के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे देखी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब करंट जा रहा है ऊपर करंट एलिमेंट में और पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, 90। तो जब थीटा 90 था किसके बीच में, बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड आई मैक्सिमम। क्या आई, मैक्सिमम। तो ये कुछ समझ में आ रहा है, पिछले वाले सवाल की तरह ही। तो ये सब एक्सपेरिमेंट में हो रहा है। तो ऐसा कौन सा होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा 0 पे 0, 180 पे 0 और 90 पे मैक्सिमम। तो उन्हें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। तो थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। तो डी बी जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो गया, साइन थीटा के। तो ये इक्वेशन 1 2 3 4 अगर ये आएगा तो करेंगे क्या, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। भाई डेफिनेशन में भेज दूंगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है बायो-सैवर्ट लॉ, ये 2 है। और फिर ऐसे बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइन थीटा। और फिर सब इन सबको एक साथ लिख देंगे। तो डी बी क्या हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, जो लिखा है सबको एक साथ लिख दो, आई फिर डी एल फिर साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो सबको पता है इक्वल टू लगेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट याद रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट लगेगा। तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझे बात को। तो ये क्या है, ये तो छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हमें पूरे के पूरे वायर के कारण निकालना है तो इस डी बी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। जिससे अभी हम एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो उसमें इस नियम की सहायता हम लेंगे। तब वो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो बताऊंगा। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इससे मैग्नीट्यूड आएगा। तो अगर डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे ही आई को मैंने बाहर ले लिया और ये हो जाएगा डी एल वेक्टर और क्रॉस आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये आर कैप क्या है, पहले देखो साइन थीटा। साइन थीटा कब आता है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डी एल के साथ, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डी एल के साथ, डी एल को हम क्या लेते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी। डी एल के साथ कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, तो इसी कारण से मैंने आर कैप ले लिया। ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर जब मैं इसे खोलूँगा तो डी एल और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और साइन थीटा, तो बनेगा क्या वो डी एल साइन थीटा। तो ये हमें रूल याद है कि साइन थीटा जब भी किसी में लगता है तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी होंगी, डी एल वेक्टर था, दूसरा नहीं था, तो यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो फाइनल फार्मूला जो बनेगा वो होगा डी बी
म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है बायो सेवर्ट लॉ।